हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रेगुलर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले 11th क्लास का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डेप्रिसिएशन। ये पूरा चैप्टर है एक्चुअली में, इसमें 2-3 कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हमें वो कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमें डेप्रिसिएशन का मतलब पता होना चाहिए। मैं कुछ बेसिक चीज़ें भी बताऊँगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना, वीडियो को पूरी देखना, कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू रिडक्शन ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूजिंग इट और ऑब्सोलेंसेज। मतलब टाइम बीत जाना, ठीक है ना, कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाना, या फिर उसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो वैल्यू कम होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं सर, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन बोल देते हैं उसको हम। जैसे कि सर एक एग्जांपल दीजिए आप। एग्जांपल ये है कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, ठीक है। अब आपने उस कार को इस्तेमाल करा, ठीक है ना, आप कई बार टूट के भी आए, गाड़ी को भी तोड़ के लेके आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप उस एसेट को बेचोगे या कार को बेचोगे तो उस कार की वैल्यू ज़रूर कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। या फिर आप प्रैक्टिकली करके देखना, आपको एक फ़ोन खरीदना, ठीक है ना, 1 महीने चलाना और फिर उसको आप बेचना किसी अपने दोस्त को या किसी को भी, तो वो उतने पे नहीं लेगा जितने के आप उसको लेकर आए थे खरीद के। मान लो आप 10,000 का फ़ोन लेकर आए थे, तो वो डेफिनेटली उसके 7,000 लगाएगा, 6,000 लगाएगा, इससे ज़्यादा वो नहीं लगाएगा, क्योंकि वो फ़ोन जो है सेकेंड हैंड हो गया है। अभी जो वैल्यू हमारी कम हुई है 1 महीने में, या अगर हम सालाना लगाते हैं, क्योंकि ये फ़ोन इतनी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है जो मैं सालाना इस पर डैप लगाऊंगा, इस पर महीने के हिसाब से काउंट होगा। जो बड़ी बड़ी एसेट होती हैं जिन पे मतलब जो वैल्यू होती है वो बहुत कम से कम होती है, पूरे साल में हम टोटल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू कम हुई है, ये 3,000 की, 4,000 की, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, डेप्रिसिएशन बोल दूंगा। मूल्यह्रास बोलते हैं हम इसको हिंदी में। और अगर मैं और आसान भाषा में आपको बताऊं क्या बोलते हैं इसको, तो हम इसे बोलेंगे घिसावट। घिसावट मतलब जो भी संपत्ति है उसकी जो वैल्यू कम हुई है उसको मैं घिसावट बोल दूंगा। भाई जाहिर सी बात है, मेरी कार की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया होगा, वो घिस गई होगी। घिस गई होगी मतलब खराब नहीं हुई है, वो हमने इस्तेमाल कर लिया। आसान भाषा में इसको हम घिसावट बोल देते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पर। कहाँ पे लगाते हैं हम, किस पे लगाते हैं सर, टेंजिबल एसेट्स पर। सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जिन एसेट्स को, जिन संपत्तियों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और हमारे सामने ही होती हैं, वो उनका कुछ एग्जिस्टेंस होता है हमारी आंखों के आगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल एसेट बोलेंगे। और ऐसी एसेट्स पे जो वैल्यू कम होती है उसे हम बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। एक और चीज़ है सर, जो इंटेंजिबल एसेट होती है, मान लो हमारी कोई कंपनी है, हमारी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया, ठीक है, हमारी फर्म की गुडविल है, ठीक है ना, हमारे पास कुछ पेटेंट्स हैं, कुछ कॉपीराइट्स हैं, उनकी भी तो वैल्यू कम होती है सर। उस वैल्यू कम होने को हम क्या बोलेंगे सर, उस वैल्यू को अगर उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है, यानी कि जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, यानी कि जिनको मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनकी भी वैल्यू कम होती है। जिन मैंने अभी संपत्तियों के नाम गिनवाए हैं आपको, गुडविल हो गई, कॉपीराइट, पेटेंट्स हो गए, इनकी भी वैल्यू कम होती है। तो इंटेंजिबल एसेट्स पर जो हमारी वैल्यू कम होती है उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे मैं बोल देता हूं सर अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में यही फ़र्क है, बस अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में यही फ़र्क है कि अमोर्टाइजेशन लगता है हमारा किस पे सर, इंटेंजिबल एसेट्स पर, और डेप्रिसिएशन लगता है हमारा किस पर, टेंजिबल एसेट्स पर। सर एक बात और ध्यान रखेंगे हम, क्या बताइए सर, कभी भी लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, यानी कि भूमि पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि भूमि पे कुछ है, थोड़ी ज़मीन है वो तो, है ना, ज़मीन आज भी वैसी ही, 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगी। हाँ, उस पर अगर आप बिल्डिंग बना दोगे तो बिल्डिंग की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग जो बनी है उस पर घिसावट आएगी, सीलन आएगी, ठीक है ना, जो आपने पट्टी वगैरह करवा रखी है वो ख़राब होगी, उसकी मतलब डेकोरेशन खराब होगी, वो सारी चीज़ें खराब होने लग जाएंगी, उसकी वैल्यू कम होने लग जाएगी, लेकिन ज़मीन तो वैसे की वैसी ही रहेगी। तो डेप्रिसिएशन कभी भी लैंड पर नहीं लगता, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा एक और चीज़ है, मेन कॉसेस, क्या क्या रीज़न है डेप्रिसिएशन लगाने के सर, डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है। ये पहला रीज़न है हमारा वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब यूज़ करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, अपनी डेली लाइफ में, या जिस चीज़ के लिए भी वो आप लेके आए हो संपत्ति, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो अच्छे से, तो वो सर उसका जो इस्तेमाल करने से जो वैल्यू कम होगी, क्या बोलेंगे हम उसको, वियर एंड टियर। ये इसका पहला रीज़न है डेप्रिसिएशन लगने का। अगला बोल रहा है टाइम, किसी वस्तु पे टाइम बीत जाता है, उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप बाइक लेके आए हो, कार लेके आए हो, कुछ भी लेके आए हो, आपने वो इस्तेमाल नहीं करी, देखो वियर एंड टियर, अगर आप सोच रहे हो कि किसी को इस्तेमाल करने से ही डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर उस पर टाइम बीत गया ना, आपने इस्तेमाल नहीं करी, मान लो आप बाइक लेकर आए या कार लेकर आए और आपने घर में लाके खड़ी कर दिया, आपने अभी तक उसको इस्तेमाल तक नहीं की है, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगले साल या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद ही अगर आप उस संपत्ति को निकालोगे, अपने घर से बेचने जाओगे, तो वो उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। कोई भी बंदा आपसे सेम प्राइस पे नहीं लेगा, क्योंकि अगर किसी को लेनी भी होगी वही वस्तु सेम प्राइस पे, तो वो शोरूम से लेके आएगा ना, आपसे क्यों लेगा। इसलिए वो कुछ ना कुछ वैल्यू कम करेगा, भाई देख मैं खरीदूंगा तो इतने पे खरीदूंगा, वरना मैं तो
मैं जा रहा हूँ शोरूम से खरीदने, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो किसी वस्तु पे, किसी भी एसेट पे, संपत्ति पे अगर टाइम बीत चुका है तब भी उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी और उसे हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोल देंगे। अगेन एक और रीज़न है इसका ऑब्सोलेंसेस। ये बच्चों को समझ में नहीं आता अक्सर, पता नहीं क्या क्या है इसमें, ऐसा कुछ है नहीं। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है सर नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाना। जब एप्पल कंपनी कोई फ़ोन लॉन्च करती है तो उसकी प्राइस जो होती है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे ही वो फ़ोन मतलब मार्केट में आ चुका होता है, उसकी मतलब टाइम बीत चुका होता है, या फिर ये कहो कि जब नया मॉडल मार्केट में आता है तो पुराने वाले मॉडल की जो वैल्यू होती है वो कम हो चुकी होती है। यानी कि आपके पास जो संपत्ति है अगर उसी से रिलेटेड कोई नया मॉडल आ चुका है मार्केट में तो जो आपके पास मॉडल है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। इसको हम बोल देते हैं ऑब्सोलेंसेस। ये 3 रीज़न होते हैं, मेन रीज़न होते हैं जो डेप्रिसिएशन लगने के कारण बन जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या सर, बताइए। अच्छा, कुछ मेन टॉपिक हैं, कुछ बेसिक टॉपिक हैं, पहले हम उनको करेंगे। जैसे कि हाउ टू कैलकुलेट एनुअल डैप। अगर आपको एनुअल डैप निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए, मतलब किसी भी संपत्ति पे सालाना अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, सालाना मतलब सर 1 साल का पूरा आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए ज़रा। एनुअल डैप मैं भी एग्जांपल लेके समझाऊंगा, डरना मत। बताइए सर कैसे निकालेंगे? भाई कॉस्ट, यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे आइटम्स लिख रहा हूँ वो भी समझाऊंगा पूरी तरीके से होता क्या है। स्क्रैप वैल्यू डिवाइड कर दोगे आप इसको किससे सर? एस्टिमेटेड लाइफ से। ये क्या आ जाएगा आपके पास? एनुअल डैप आ जाएगा। एनुअल डैप का मतलब ये है सर सालाना डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपके पास। हाँ, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो 6 महीने का हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो वो 3 महीने का हो जाएगा। ये मैं टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, वो बात की बात है, अभी हम देखेंगे उसमें होता क्या है। जी सर बताइए। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ, मैं यहाँ पर। सर हमने एक मशीन खरीदी, हमने मशीनरी खरीदी है। कब? 1 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2010 को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आपसे बोला गया है कि ये मशीन जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इस मशीन को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, पता है कितना? यानी कि जो इसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है इसकी, वो पता है कितनी है? वो 10 साल है। कितनी है? 10 साल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 10 ईयर। अच्छा, कुछ इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, मान लो 10,000। बहुत सिंपल सवाल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल अमाउंट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस आपको एक कंसेप्ट बताना है होता क्या है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब बताइए सर हमें। अच्छा, इसको मैं एक और नाम से जानता हूँ, ध्यान रखना। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप कोई संपत्ति खरीदते हो, नहीं है मशीन, एकदम नहीं है ना, लैमिनेशन पैक होती है, वो आई है 1 लाख रुपए की। अभी जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, 10 साल तक आप उस मशीन को इस्तेमाल कर रहे होगे, तो वो मशीन की वैल्यू एकदम जीरो हो चुकी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो नहीं होती है कभी भी। आपके पास चलो मशीन नहीं है आज, लोहा तो है, उसका कबाड़ा तो है ना, वो कबाड़ा अगर आप उठा के लेके जाओगे 10 साल बाद, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू का बिकेगा, चाहे 1 रुपये का बिके, चाहे 100 रुपये का बिके, चाहे 1000 रुपये का बिके, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी उस मशीन के कबाड़े से। तो उसे हम क्या बोल देते हैं सर? स्क्रैप वैल्यू बोल देते हैं, या फिर रेसिडुअल वैल्यू बोल देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, यानी कि ये 10,000 रुपये वो दे रखे हैं जो उसकी औकात होगी आज से 10 साल बाद। जो हम आज 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी आज से 10 साल बाद कबाड़े में बिकने लायक? 10,000 रुपये की। ये मैं अपने पास से मान के चल रहा हूँ। वो वैल्यू क्या होगी 10 साल बाद वो हमें नहीं पता है, ये हम अपने पास से मान के चलते हैं। ठीक है सर, बताइए। अब मुझे यहाँ से एनुअल डैप निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी जी। आगे बताइए। अब मुझे यहाँ से निकालना है एनुअल डैप, तो मैं कैसे निकालूँगा? सिंपल है सर। कॉस्ट कितनी है ये बताइए? कॉस्ट ये रही। अच्छा हाँ, अगर कुछ भी एसेट पे अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो वो भी इसी में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा। मैं आपको एक बता देता हूँ, ध्यान रखना। अगर मशीनरी के या कोई भी एसेट है आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो उस इंस्टॉलेशन पे जो भी खर्चा किया जाता है वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाता है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ले लो सर। मान लो इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे आपके, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हुए आपके, पता है कितने सर? 10,000। और आसान हो गया ये सवाल।
10,000 का मतलब यह है कि 10,000 रुपये उस पर हमने खर्चा करे हैं, 10,000 रुपये हमने उस पर खर्चा करे हैं। भाई ऐसा होता है कई बार बड़ी भारी भरकम होती है मशीन, अब उसको लाने में ले जाने में हम खुद अपना रोल नहीं प्ले करते, हम किसी और से वो सारा काम करवाते हैं। भाई मान लो जहाँ से हमने मशीन खरीदी वहाँ से उठा के लेके आनी है, तो कोई और लेके आएगा, ट्रक में लेके आएगा, उस पर पैसे जाएगा, ठीक है ना। उसको ट्रक में से निकाल के अपने जहाँ पे गोडाउन में हमें मशीनरी सेट करनी है, प्लांट सेट करना है, वहाँ पे सेट करने में भी टाइम लगेगा। वो सारी चीज़ें वो खुद आके मैकेनिक वगैरह करते हैं, हम खुद नहीं करते। तो ये जो हम वहाँ पर मशीनरी वगैरह लगा रहे हैं, प्लांट करवा रहे हैं, इसको बोल देते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। लाने का खर्चा, उसको लगाने का खर्चा, सारा का सारा ये सारा हम किस में ऐड कर देंगे, कॉस्ट में। यानी कि वो हमें इस्तेमाल करने के लिए जब हमें मिली एसेट, तो हमें कितने रुपए की मिली, हमें कितनी लागत मतलब कितनी लागत उसमें लग चुकी है, कितने रुपए की पड़ी हमें वो, यहाँ तक हमारे घर तक, हमारे गोडाउन तक, उसे बोलेंगे कॉस्ट। एक्चुअली में ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट नहीं है अब हमारी जो कॉस्ट आएगी, यानी कि सर अगर मैं निकाल दूँ, कहाँ निकालता हूँ मैं, यहीं पे निकाल देता हूँ। अगर मुझे आप कॉस्ट निकालनी है तो मेरी कितनी आएगी सर, 1 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपये, कितना आ गया, कॉस्ट आ गई मेरी सर 1,10,000 रुपये। अब मुझे निकालना है एनुअल डेप, तो निकाल देंगे सर, बड़ा आसान है। 1,10,000 माइनस कर देंगे आप स्क्रैप वैल्यू, देखो फॉर्मूला चेक करो, यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट रख दी मैंने 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर 10,000, डिवाइड कर दोगे आप, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है आपकी सर 10 लाख, ये 10 साल हो जाएगा। कितना हो गया सर, 1 लाख डिवाइड बाई 10, कितना आ गया 10,000। सर ये अमाउंट सेम नहीं आ रहा हर जगह, 10,000 10,000। हाँ ये सवाल कुछ ऐसे ही लिया है मैंने, आसान सवाल लिया है, ऐसा मत बोलना सर आपसे होगा नहीं इसलिए आपने लिया, नहीं ऐसा कुछ, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके सामने सवाल क्या, मुझे केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट ये था कि हमें कॉस्ट रखनी है, कॉस्ट में से आपको माइनस कर देनी है स्क्रैप वैल्यू, यानी कि कबाड़े वाली वैल्यू, डिवाइड कर देना उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से, यानी कि कितना उसका जीवन काल है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, एनुअल डेप्शन आ जाएगा, यानी कि हर साल इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 10,000 लगेगा। ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मैंने आपको इसलिए बताया है। अभी यहाँ पे आपसे एक और सवाल किया जा सकता है कि बताइए किस परसेंटेज से उसने डेप्शन लगाया है। अभी मुझे यहाँ पे परसेंटेज बताया नहीं गया, अगर परसेंटेज बताता ना वो, तो मैं डायरेक्ट डेप्शन लगा मतलब निकाल देता, उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देता किसकी, परसेंटेज रेट की। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, मुझे यहाँ पे परसेंटेज रेट निकालना पड़ सकता है। तो वो परसेंटेज रेट मैं कैसे निकालूँ वो भी देख लेते हैं आओ। अगर आपको निकालना है परसेंटेज रेट ऑफ डेप, तो मैं कैसे निकालूँगा, परसेंटेज रेट निकलेगा इस तरीके से। भाई एनुअल डेप जो भी है आपका, ठीक है, डिवाइड कर दो उसको कॉस्ट से, मल्टीप्लाई कर दो आप उसको 100 से, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका परसेंटेज रेट निकल जाएगा कि आप किस परसेंटेज रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। सर एनुअल डेप कितना आया बताओ ज़रा, 10,000, कॉस्ट कितनी है उसकी 1,10,000, 100, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 ये गए, कितना आ जाएगा सर ये 1199, ये 9 पॉइंट समथिंग आता रहेगा। ये हमारा क्या बन गया सर, रेट ऑफ डेप निकल के आ गया। मतलब इस परसेंटेज से मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, ख़त्म, इतना ही था। मेरे ख्याल से 9.09 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये परसेंटेज रेट भी ख़त्म हो गया। अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा SLM मेथड कंप्लीट करके कैसे करते हैं। हाँ तो अभी हमने करा था एनुअल डेप्शन निकालना सीखा, और हमने उसका परसेंटेज निकालना सीखा कि हम किस रेट से डेप्शन हम मतलब लगाते हैं नॉर्मली। अभी हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम फॉलो कर रहे होंगे उस मेथड को डेप्शन लगाते वक्त, तो हमारी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, किस तरीके से होंगी, और उसको हम अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और हाँ एक चीज़ और, मैं यहाँ पे अभी तुम्हें प्रोविज़न भी बताकर भेजूँगा, ध्यान रखना। तो आज हम पहले पढ़ते हैं सर स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन प्रोविज़न इज़ नॉट मेंटेन। जब हमने प्रोविज़न नहीं बनाया गया है, मतलब नहीं बनाया हुआ है, नहीं हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, तब हम कैसे करेंगे, एंट्रीज वगैरह कैसे होंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहला वो बोल रहा है सर व्हेन एसेट्स इज़ एक्वायर्ड, जब आप एसेट परचेज करोगे, एसेट को बाय करोगे, तब क्या एंट्री होगी। सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एंट्री है, अमाउंट चला जाएगा यहाँ से। भाई मशीनरी आ रही है, रूल याद करो, मशीनरी आ रही है, एसेट आ रही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये सिंपल एंट्री है। या आपने एसेट को बाय करने की एंट्री पास करी है, अच्छा उसमें कुछ खर्चे वगैरह भी हो रहे होंगे, तब भी बिल्कुल सेम यही एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द एसेट। जब आप एसेट एक्वायर कर रहे होगे उस वक्त जो खर्चा होगा उस एसेट पे, तो बिल्कुल सेम एंट्री होगी, बस यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। अब ये थी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब साल की शुरुआत होती है तब आप ये एंट्री पास करते हैं। फिर जब आप मशीनरी को परचेस करते हैं तब आप ये एंट्री मतलब ये वाली एंट्री पास कर देते हैं। आज मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने साल की शुरुआत करते ही एक एसेट को एक्वायर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यह है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंटिंग ईयर के एंड पे पहुंच जाओगे तब क्या एंट्रीज होंगी। सबसे पहली होगी सर डैप्शन लगाने की, यानी कि जब जो आपने एसेट एक्वायर कर रखी है उस पर आप डैप लगाओगे नहीं लगाओगे, ये बताओ, उसकी वैल्यू कुछ कम हुई होगी नहीं हुई होगी, तो उस पर हम डैप्शन लगाएंगे। डैप्शन अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया हमारा, नॉन कैश खर्चा है, खर्चा होता है डेबिट होता है तो हमारा डैप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ध्यान दो जरा, जब आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी यानी कि जब आपके पास संपत्ति आ रही थी, इसका मतलब ये है उसकी वैल्यू बढ़ना आपके पास, तो मशीनरी आपने क्या करी यहाँ पर डेबिट करी। आज जब डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा सर क्रेडिट हो जाएगी। जो भी संपत्ति होगी मतलब फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, वो वैल्यू हमारी कम हो रही है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, मान लो 50,000 से लगाया हमने, हमने मान के चला कि जो परसेंटेज रेट है वो है सर 10% और पर एनम लिखा हुआ है, मतलब सालाना 10% के हिसाब से हमारी वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी हर एक एसेट की। हमने 50,000 डैप्शन लगा दिया। यहाँ पे एक काम और करना पड़ता है जो कि बच्चा अक्सर नहीं करता है। जो डैप्शन का अमाउंट होता है ना वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वहाँ पर हम उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं साल के अंत में, क्योंकि हम साल के अंत में फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो हमें सारे जितने भी खर्चे अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, उन सबको बंद करना होता है। उन सबको बंद करने के लिए हम जितना भी बैलेंस होता है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेबिशन, डेबिशन को हम जाहिर सी बात है जब डेबिशन लगाया हमने तो डेबिट करा, आज मैं इसको बंद करूंगा, अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा, इसका बैलेंस तो मैं इसको क्या करूंगा क्रिएट कर दूंगा, खत्म। अभी इसको मैं मतलब यहाँ पे जो ये लेज़र है यहाँ पे कैसे शो करना है वो भी देख लेते हैं। भाई मशीनरी जब आपने परचेज करी मान लो 1 अप्रैल को, तो हमने क्या एंट्री पास करी सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी अकाउंट का ये डेबिट है, मशीनरी अकाउंट की ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट। मान लो कितना सर 50, ये 5 लाख, 5 लाख आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पूरे साल हमने कोई भी मतलब मशीनरी एक्वायर नहीं करी है, ना ही कुछ और हमने बेचा है, कुछ भी नहीं करा हमने, साल का अंत आ गया नॉर्मली। बहुत सिंपल सवाल दे रहा हूँ सर, 31 मार्च यानी कि नेक्स्ट ईयर, 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर को आप क्या लगा दोगे, डैप लगा दोगे, लगाएंगे सर। यहाँ पे ईयर भी लिखना, जैसे मान लिया मैंने माना सर 2020 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2021, बहुत बढ़िया। बाय डैप आपने डैप लगा दिया, कितना लगेगा सर 10%, हमने देखा है वहाँ पे कितना लगा हुआ है 50,000, 50,000 आपने डैप लगा दिया। अभी आपको को करना क्या है, अभी आपको सिंपल बैलेंस फिगर निकाल देनी है, 5 लाख, 5 लाख और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर सेम डेट को, तो हम बार बार डेट ही लिखते हैं, जब कोई ट्रांजेक्शन मतलब सेम डेट पे होती है तो हम अलग अलग डेट नहीं लिखते हैं, उसी डेट को लिख देते हैं। बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 4,50,000। अच्छा एक और चीज़ नहीं करी अभी हमने, भाई डैप आपने यहाँ तो लगा दिया कि हमने डैप अकाउंट बना रखा है, डैप अकाउंट के डेबिट साइड में भी तो जाएगा। भाई देखो मशीनरी अकाउंट क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रही है, तो डैप अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट होगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सर 31 मार्च को 2021 टू मशीनरी, क्रॉस ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस ट्रांसफ़र। भाई मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में है तो डैप अकाउंट के डेबिट साइड में पहुंचेगा वो। क्लियर है यस सर, कितना आ गया 50,000। जैसे यहाँ पे हमने इसका बैलेंस CD निकाला, यहाँ पे हम बैलेंस CD नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था एक प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे हम, जितना भी बैलेंस है यहाँ पे डेप्शन में वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम सर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यार आज मार्क नहीं चल रहा मेरा, पता नहीं क्यों, खैर ये हो गया। अभी मुझे इन अकाउंट्स को आगे भी कंटिन्यू करना है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये वाला बैलेंस शीट कहाँ पे ले जाओगे, अगले साल 2021 आ गया, 2021 की 1 अप्रैल आ गई, 2021 की 1 अप्रैल टू बैलेंस BD यानी कि ब्रॉड डाउन, पीछे से लाया गया बैलेंस कितना है 4,50,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं करना। अब मान लो अगले साल यानी कि 2021 को, वो 1 अक्टूबर 2021 को, साल के 6 महीने बीत जाने के बाद उसने उसी साल में एक मतलब अगले सेशन में एक संपत्ति खरीद ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मतलब एक और मशीनरी खरीद ली है। तो इसको मैं अब यहाँ पे नाम दे देता हूँ M1 टू बैंक अकाउंट M2। मान लो ये मशीन थी हमारी सर 10 लाख रुपये की, कितने की थी 10 लाख रुपये की थी, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है सर,
कितने की भी हो सकती है मशीनरी। 10 लाख की थी। अब यहाँ पे ये बताओ साल के अंत में आके मुझे डैप नहीं लगाना क्या उस पर? डैप लगाना पड़ेगा सर। हाँ लगाइए ज़रा, कैसे लगाते हैं हम। अभी मैं आपको बताऊँगा SLM का मतलब क्या होता है। 2022 की 31 मार्च आ जाएगी सर यहाँ पे, अरे लिख दीजिए आप 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे M1 प्लस M2 दोनों पे लगेगा। भाई देखो M1 5 लाख की थी और मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करूँगा तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट पे लगेगा। सेम अमाउंट मतलब जो कॉस्ट होगी उसकी कॉस्ट हर बार थोड़ी ना चेंज होगी। कॉस्ट तो वही है जो हमने खरीदी थी, वो तो लाइफ टाइम वही रहनी है। भाई 5 लाख की खरीदी थी मैंने, 5 लाख की खरीदी थी, 5 लाख की खरीदी थी। भाई आज की वैल्यू कितनी है हमें मतलब नहीं है, हमने इसको 5 लाख की खरीदी थी। तो मैं डेप्रिसिएशन जो लगाऊंगा कॉस्ट पे लगाऊंगा हमेशा SLM मेथड में, यानी कि इसका जो डेप्शन लगेगा वो 10% का, जो 10% पर एनम था रेट यहाँ पे हमारा, वो किस पे लगेगा सर? कॉस्ट पे लगेगा, 5 लाख पे लगेगा। या फिर ये बोल दो कि जो हमने पिछले साल डैप लगाया था वही लगेगा इस साल भी 50,000। भाई 50,000 जो 10% आया था 5 लाख पे आया था, अभी मैं 5 लाख पे 10% 5 लाख आ गया है हमारा सर 10%। अब ये इस पर आया है सेकेंड ईयर का, यानी कि सेकेंड ईयर का M1 पे जो डैप आया है हमारा वो कितना आ गया सर? 5 लाख आ गया, सॉरी 50,000 आ गया। 5 लाख पे 10% 5 ये आ गया 50,000। अब M2 पे देखते हैं। M2 पे हम निकाल रहे हैं सर M2 का डैप 10 लाख वाली मशीन पर, 10 लाख वाली मशीन पर है ना। हाँ 10% निकालना है। और एक बात ध्यान देना, ये मैं तुम्हें एग्जांपल इसीलिए मैंने लिया है ताकि आप इस चीज़ को ध्यान रख सको। ये वाली हमने जो मशीन थी M2, ये हमने कब खरीदी है सर? M2 खरीदी हमने सर 1 अक्टूबर को। कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2023, यानी कि 1 अक्टूबर 31 मार्च, हाँ 2022 आएगा मेरे ख्याल से, 2022 को, यानी कि 1 साल बाद, यानी कि यहाँ से सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ तक आ गया 31 मार्च 2022। अभी जो हमने 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी थी, यानी कि साल के बीच में जो खरीदी थी, उस पर कितना डैप लगेगा? जितना हमने उसको इस्तेमाल करा है, जितना हमने उसको इस्तेमाल करा है, यानी कि इस्तेमाल करा है हमने उसको केवल 6 महीने, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने की ड्यूरेशन तक हमने उस मशीनरी को इस्तेमाल करा है। तो जितना इस सेशन में हमने उसको इस्तेमाल करा उतना ही हम डैप लगाएंगे, यानी कि 6 महीने का पूरे साल के हिसाब से निकालेंगे। तो 10% कितना हो जाएगा सर? 1 लाख 1/2, ये कितना हो गया सर हमारा? 50,000। ये इत्तेफाक है कि 50,000 आ गया, मतलब आएगा नहीं ऐसा, लेकिन मैंने आपको बताया 50,000 इसका आ रहा है। ये कितना? 6 महीने का। ये पूरे साल का है, ये 6 महीने का है, ध्यान रखना। तो कितना आ गया सर ये हमारा? 1 लाख डैप आ गया। अभी इसको मुझे क्या ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्रॉस ट्रांसफ़र? ये बताओ, यहाँ पे नहीं होगा, ये आएगा सर 2022 की 31 मार्च आ गई टू डैप आ जाएगा। डैप अकाउंट कितना सर? 1 लाख, सॉरी डैप अकाउंट यहाँ आएगा मशीनरी अकाउंट, क्योंकि ये क्रॉस ट्रांसफ़र होता है ना मशीनरी अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना हो जाता है सबसे। मशीनरी अकाउंट से आगे हमारा कितना? 1 लाख आ गया। यहाँ पर M1 M2 आपने दिखा दिया। आप ध्यान रखना M1 M2 से दिखाते हैं, अगर मतलब 5-6 मशीनरी होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, 2 से अधिक होती हैं, तो हम क्या दिखाते हैं? M1 M2 करके दिखा देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डैप आ गया। अब क्या करना है आगे? अब आपको कम कुछ नहीं करना, बैलेंस से फिगर निकाल दो। कितना हो गया सर ये? 14,50,000, 14,50,000। यहाँ पे आप 31 मार्च 2022 को ही क्या निकाल दोगे? बैलेंस CD। 14,50,000 में से 1 लाख गए, कितने बचे सर? 13,50,000। और ये सवाल आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक हम उसको बेच ना दें। मैंने अभी आपको डिस्पोज ऑफ करने वाली जो एंट्रीज वगैरह होती हैं, मटेरियल होता है, वो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा पूरा डिस्पोजल वाला टॉपिक अच्छे से। अच्छा, इस अकाउंट को क्या करना है तो बच्चा बच्चा जानता है। मैंने अभी आपको बताया था साल का अंत होने के बाद, साल का अंत होने के बाद 2022, भाई 2022 से 31 मार्च, यहाँ भी 31 मार्च आ जाएगा। उसी डेट को हम क्या कर देते हैं? इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसका कुछ बैलेंस नहीं बचता, इसका कुछ बैलेंस नहीं बचता। 1 लाख और 1 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा सिंपल केस था विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट। अभी यहाँ पे मैं आपको प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट का भी एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ी सी जनरल एंट्री में मतलब चेंजेस। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट।
उसमें कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं, वो सब देखते हैं। देखो, व्हेन एसेट इज़ एक्वायर्ड, जब हम कोई भी एसेट एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारी मतलब सिंपल एंट्री होती है, सेम एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कोई भी एसेट अगर आप खरीद रहे हो, आपके पास आ रही है, रूल कहता है कि डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया, बैंक से हमारा पैसा चला गया, क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट। अब जब हम डेप लगाएंगे तो बिल्कुल सेम एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर आ जाएगा, क्योंकि आज हम, अच्छा मैं पहले आपको प्रोविजन के बारे में बता देता हूँ, होता क्या है। प्रोविजन का मतलब होता है सर गुल्लक। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, गुल्लक बनाना। एक गुल्लक मतलब हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको पता है कुछ एस्टिमेशन लाइफ दे रखी होती है हमारी, कि भाई जो एक एक अंदाजे से हमारी लाइफ है मशीनरी की, एसेट की, वो 10 साल है, 5 साल है, इतने टाइम तक ये चलेगी, उसके बाद ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, हमें नई मशीन लेके आनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, जब हमारे पास कोई संपत्ति होगी, उसकी वैल्यू लगातार कम हो रही होगी, और 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम जीरो हो जाएगी, तो हमें नई मशीनरी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसका हम इंतज़ाम करके चलेंगे, आज से ही गुल्लक बनाएंगे भाई। जब जब हमारा डैप कम होगा, हम एक मतलब गुल्लक बना लेंगे, और वो डैप का अमाउंट जो है वो उस गुल्लक में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ वैल्यू कम होगी, यहाँ हमारा गुल्लक मतलब बढ़ती जाएगी, हमारी गुल्लक बढ़ती जाएगी। डैप का मतलब डैप लगेगा, मशीनरी की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे हमारी गुल्लक बढ़ती जाएगी। जब वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी हमारी संपत्ति, हमारी एसेट, हम वहाँ से गुल्लक फोड़ेंगे, डैप्शन का मतलब जो हमारा प्रोविजन का जो अमाउंट होगा वो सारा का सारा निकालेंगे, और एक और एसेट नई ले आएंगे। तो इस तरीके से हम गुल्लक बनाते हैं, इस उद्देश्य से बनाते हैं, ताकि हमारा इकट्ठा पैसा पता लगता रहे कि अभी कितना हमने डैप्शन के चक्कर में गवा दिया है या फिर खो दिया है, एसेट की वैल्यू कम हो गई है, वो वहाँ से हमें पता लगता है। गुल्लक से एक प्रोविज़न के नाम से अकाउंट बनाते हैं हम। अभी ये होता है क्या सर, कैसे करते हैं? अच्छा, प्रोविज़न अकाउंट जब भी बनेगा क्रेडिट होगा। प्रोविज़न अकाउंट जब भी बनेगा क्या होगा, ये हमारा क्रेडिट होगा, ध्यान रखना। मतलब जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं उसके बैलेंसेस कैसे होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, ध्यान रखना। अब डेप्शन लगा रहे हैं तो हम कैसे लगेगा सर, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मैंने अभी ये बताया आपको, जब जब हम प्रोविजन मेंटेन करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो ये क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। और हाँ सर, यहाँ पे तो आप मशीनरी लिखते थे, आज आपने नहीं लिखी है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, आज जब आप गुल्लक बनाओगे तो एसेट की वैल्यू कम होगी, लेकिन एसेट के अकाउंट में नहीं दिखाओगे आप। एसेट की वैल्यू भले से ही कम होगी, लेकिन आज आप एसेट के अकाउंट में नहीं दिखाओगे, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है? जैसे कि सर बताइए, मान लो हमने मशीनरी खरीदी है 2021 को, ठीक है ना, 1 अप्रैल को, टू बैंक कर दिया हमने, बैंक अकाउंट कितना, 5 लाख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मुझे डैप लगाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता था, डैप लगाता था, लेकिन आज आपको ऐसा नहीं करना, आज आपको ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना, लिख कर काट लेना अपने नोट में, ताकि आप ध्यान रखो कि यहाँ पर डैप नहीं आएगा। जब हम गुल्लक बना रहे हैं, जब हम प्रोविज़न बना रहे हैं, तो यहाँ पर डैप को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। एंट्री है डैप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न, जो आपने डैप लगाया है उसमें जो वैल्यू है, जो भी अमाउंट है, वो आप प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर रहे हो, एसेट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब हम प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रोविज़न अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट, यानी कि डायरेक्ट ये कहाँ पर आएगा सर, प्रोविज़न में, बाई किस नाम से सर, डैप में, मतलब डैप अकाउंट से। कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 आ गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर मशीनरी में कुछ होगा? हाँ मशीनरी में होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे आएगा बैलेंस 5 लाख, और हमारा सर 5 लाख, और ये बैलेंस कितना आ जाएगा ऊपर, 5 लाख। इस बैलेंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, हर साल ये इतना ही रहेगा, हर साल ये बैलेंस इतना ही रहेगा, ये टच से मच नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जो सारा का सारा डैप होता है हर साल का, वो कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में जाएगा। अगर मैं आपको डैप अकाउंट बना के दिखाऊँ नन्ना सा, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डैप अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तब भी ऐसे ही बनेगा, जब हम प्रोविज़न नहीं बनाते तब भी ऐसे ही बनेगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो आज मैं यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट, वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोविज़न, क्या आ जाएगा, प्रोविज़न फॉर डैप आ जाएगा। अगर मैं प्रोविज़न नहीं बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट। मैंने बना के दिखाया था पिछली बार, मतलब अभी पहले ही। कितना आ गया सर यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा 50,000। 50,000 यहाँ पे देखो क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है। प्रोविज़न अकाउंट में किधर की साइड आ रहा है सर, ये क्रेडिट साइड में, और डैप अकाउंट में किधर आ रहा है सर, डेबिट साइड में। इसी को तो बोलते हैं हम क्रॉस ट्रांसफर। अब ये अगले साल भी ऐसे ही लगेगा, उससे अगले साल भी ऐसे ही लगेगा, और यहाँ पर ये चलता रहेगा। और हाँ एक बात और, इसका हम बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रहेगी बात, यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं बचता, यहाँ पर बैलेंस बचेगा, यहाँ पे बैलेंस सीडी आएगा, यहाँ पर बैलेंस सीडी आएगा। एक और बात बतानी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है सर बताओ, इसको हम बोल देते हैं टू बैलेंस सीडी,
बैलेंस आ गया। ये अगले साल क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस। मैंने बताया था अभी ओपनिंग बैलेंस किधर की साइड आएगा, क्रेडिट साइड। इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, ध्यान रखना। ये आ गया यहाँ पे हमारा बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने का मतलब ये है हर साल का डेप्रिसिएशन आप जोड़ रहे हो गुल्लक में प्रोविजन बना के, और इसीलिए मैं इसको एक और नाम से जानता हूँ। क्या सर बताइए क्या नाम है इसका? इसका एक और नाम है क्या? एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। तो अगर आपसे एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट पूछता है या फिर प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट पूछता है तो वो इस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। हाँ, अगर मुझे संपत्ति को आगे बढ़ाना है, कोई मैंने अगले साल जाके 6 महीने बाद 3 महीने बाद कोई मशीनरी खरीदी है, तो वहाँ पे भी हमारा डेप लगेगा। वो डेप भी कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, प्रोविजन में जाएगा डायरेक्ट, और डेप अकाउंट में जाएगा। ये तो बच्चा जानता है। जो मैंने अभी यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन करी है यही डील होगी हर बार। यहाँ पे केवल बैलेंस सीडी आता रहेगा, बैलेंस सीडी आता रहेगा और कुछ नहीं आएगा। अब जब बेचेंगे हम इसको मशीनरी को, जब हम निकालेंगे डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसका कैसे करना है उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिस्पोजल की पूरा कंसेप्ट होगा उसमें। मिलते हैं अब आपसे हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।